हेलो दोस्तों। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की बात करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, ये किस लिए बनाया गया, इसको बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है। इसको जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है 13 दिसंबर 1963 को जो है एसेंट मिली थी, यानी कि सहमति मिली थी। इसका एक्ट नंबर जो है वो 47 है। वहीं अगर जो मैं बात करूं इसके एनफोर्समेंट की, तो ये 1 मार्च 1964 से यहाँ लागू हुआ, एनफोर्स हुआ। और वहीं मैं बात करूं इसके चैप्टर्स की, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो है 8 चैप्टर है। जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में बना था, तो इसमें मूल धाराएं जो थी 44 थी, यानी कि 44 ओरिजिनल सेक्शन थे। जिस टाइम एक्ट बना उसके अंदर जो थे कितने थे, 44 सेक्शन थे। लेकिन 1974 में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट होने के बाद दो सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 43 और 44 को जो है रिपील कर दिया गया। तो अगर जो हम बात करें कि प्रेजेंट में 42 सेक्शंस हैं, ओरिजिनल एक्ट में जो थे 44 सेक्शन थे, और 2 सेक्शंस को जो है रिपील कर दिया गया 1974 में। और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं, 2018 में एक अमेंडमेंट किया गया। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें 2018 में जो है क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अमेंडमेंट क्या है। तो अगर जो मैं बात करूं सबसे पहले 2018 के अमेंडमेंट की, तो इसका अमेंडमेंट एक्ट नंबर जो है इसका वो 18 था। और इसको जो एसेंट मिली वो 1 अगस्त 2018 को मिली। तो याद रखना, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसा कि हम जानते हैं एचजीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहीं एमपी पीसीजे का एग्जाम होने वाला है, और ये प्रीलिम्स में मालूम किया जाता है। आजकल जो कमीशन है या हाईकोर्ट जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो जो क्वेश्चंस को मालूम करने का पैटर्न भी डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। और ये नहीं पता कि कब अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाए, कब वो अमेंडमेंट का एक्ट नंबर मालूम कर ले कि इसका अमेंडमेंट एक्ट नंबर क्या है, कब वो इसकी जो है एसेंट डेट मालूम कर ले, कब वो ये क्वेश्चन मालूम कर सकता है कि जब इसमें इंसर्टेड हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड हुआ है या अमेंडेड हुआ है, कौन कौन सेक्शन। तो आज अगर जो हम बात करें 2018 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जो 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर जो इसकी मैं बात करूं, तो इसमें कुछ सेक्शंस जो हैं इंसर्टेड किए गए हैं। वो कौन कौन से सेक्शंस इंसर्टेड किए गए हैं, आज हम सबसे पहले इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 14A, यानी कि 14 के, ये इंसर्टेड किया गया 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा। सेक्शन 20 के, यानी कि 20 के, 20A, ये जो है ये भी इंसर्टेड किया गया 2018 के अमेंडमेंट से। और वहीं यानी कि सेक्शन 20B, ये भी जो है ऐड किया गया 2018 के अमेंडमेंट से। और धारा 20 यानी कि 20C, इसको भी जो है इंसर्टेड किया गया 2018 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और वहीं पर जो है एक शेड्यूल जो है उसको भी इंसर्टेड किया गया है, यानी कि एक अनुसूची को भी जोड़ा गया है। तो 2018 का अमेंडमेंट आने के बाद एक्ट में ये क्या हुआ है, ये चीजें जोड़ी गई हैं। कौन सा सेक्शन, 14A जोड़ा गया, 20A जोड़ा गया, 20B जोड़ा गया, 20C जोड़ा गया, और साथ ही साथ वहां पर जो है एक शेड्यूल को भी ऐड किया गया है, यानी कि एक शेड्यूल भी जोड़ा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसे 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा जो है अमेंडेड किया गया है, यानी कि संशोधित किया गया है। तो ये सेक्शन है सेक्शन 6, सेक्शन 11, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 19, 21, 25 और 41। इसमें जो है इन धाराओं में क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। और आपको जो है अब ये खुद सर्च करना है कि इसमें क्या क्या अमेंडेड हुआ है, क्या क्या संशोधित हुआ है। मैं एक प्रॉपर वीडियो 2018 के अमेंडमेंट पर बनाऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें जो है ऐड की गई हैं, क्या क्या चीजें सब्स्टिट्यूटेड की गई हैं, प्रतिस्थापित की गई हैं, प्रतिस्थापन से पहले क्या था और आज इसमें क्या है, और कौन कौन सी चीजें जो है ऐड की गई हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि वो कौन कौन से सेक्शन हैं जो अमेंडेड किए गए हैं। तो सेक्शन 6, सेक्शन 11, और वहीं पर हम अगर जो बात करें सेक्शन 11, सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 19, सेक्शन 21, सेक्शन 25 और सेक्शन 41 को जो है इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया है, इसमें जो है अमेंडेड की गई है, यानी कि ये संशोधित की गई है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं
कि जो सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन है कि 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा वो कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनको सब्स्टिट्यूटेड किया गया है। तो प्रतिस्थापित धाराएं कौन कौन सी हैं, तो सब्स्टिट्यूट सेक्शन 3 है, सेक्शन 10, सेक्शन 14 और सेक्शन 20, यानी कि इन तीन धाराओं को जो है सब्स्टिट्यूटेड किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है। मैं फिर दोबारा इस बात को बता रहा हूं कि आज के टाइम में आयोग है या हाई कोर्ट है, ये जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, इनका पैटर्न जो है या क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो इस चीज को आज आप जो है याद रखना। तो सबसे पहले हमने 2018 के अमेंडमेंट को जो देखा है, तो हमने देख लिया इसको एसेंट जो मिली है 1 अगस्त 2018 को मिली है, और वहीं पर हमने देखा कि इसका जो एक्ट नंबर है वो 18 है, और को इसमें जो सेक्शंस हैं कौन कौन से सेक्शन इंसर्टेड हुए हैं, यानी कि 4 धाराएं अंत स्थापित हुई हैं, 14A, 20A, 20B, 20C, और साथ ही साथ एक शेड्यूल भी जो है इसमें क्या हुआ है, इंसर्टेड हुआ है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस जो हैं अमेंड हुए हैं, यानी कि कौन कौन सी धाराओं में संशोधन हुआ है, तो धारा 6 है, 11 है, 15 है, 16 है, 19 है, 21 है, 25 है और 41 यानी कि 41 है। और वहीं अगर जो मैं बात करूं प्रतिस्थापित धाराओं की, तो ये धाराएं जो है धारा 10, धारा 14 और धारा 20, ये जो है सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन हुए हैं। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। जो मैं बात करूं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है क्या, याद रखना एक्ट के अंदर 3 शब्दों का यूज हुआ, स्पेसिफिक, रिलीफ और एक्ट। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विधानमंडल के द्वारा बनाई गई वो विधि है जो पीड़ित पक्षकार को दोषी पक्षकार से वही उपचार दिलाती है जो उस संविदा में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट है। यानी कि अगर जो किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई कॉन्टेक्ट किया है, तो पीड़ित पक्षकार को वही उपचार दिलाएगी दोषी पक्षकार से जिस उपचार का वो संविदा के आधार पे क्या है, दायी है। यानी कि संविदा के आधार पे दायी, संविदा के आधार पे जिस उपचार के लिए उपचार का वो हकदार है, उसको वही उपचार जो है ये प्रदान कराएगी। तो हम देख कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विधानमंडल के द्वारा बनाई गई वह विधि है जो पीड़ितकार को दोषी पक्षकार से वही उपचार दिलाती है जो उस संविदा में विशिष्ट रूप से निर्देशित है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ए है, ए का एक मकान है, ए है, ए का एक मकान है। ए क्या करता है, बी से कहता है कि देखिए जो मेरा मकान है मैं इसे सेल कर रहा हूं 10 लाख, मेरा मकान है। यानी कि ए जो है बी के साथ एक संविदा करता है कि मेरा एक मकान है और इस मकान को जो है मैं क्या करता हूं कि 10 लाख रुपए में आपको जो है बेचता हूं, और इसके लिए ऐसा करो। ए जो है किससे कह रहा है, बी से कह रहा है कि 4 लाख रुपए आप मुझे अग्रिम दे दो, यानी कि एडवांस दे दो, और जो 6 लाख रुपए बाकी के पैसे हैं इन्हें आप जो है जब दे देना, जब रजिस्ट्री होगी यानी कि बैनामा होगा उस दिनांक पर मेरा पैसा जो है दे देना। बी जो है एग्री हो जाता है, बी एग्री हो जाता है, और बी जो है ए को 4 लाख रुपए एडवांस दे देता है और कहता है कि 6 लाख रुपए जो है रजिस्ट्री पर दे दी जाएंगे, और ये तय हो जाता है कि 3 महीने के बाद जो है इसकी जो है रजिस्ट्री कराई जाएगी। जैसे ही 3 महीने जो है हो जाते हैं, बी ए से कहता है कि जी अब मुझे जो है मकान की जो है रजिस्ट्री कर दीजिए, मकान की रजिस्ट्री कर दीजिए। लेकिन ए जो है अब बी को मकान सेल करने से जो है मना कर देता है। ये वाली बात समझना। अब ए जो है क्या कर रहा है, बी को मकान का सेल करने से मना करता है। तो अब यहां पर आप देखो, ए जो है ये दोषी पक्षकार है और बी जो है ये पीड़ित पक्षकार, क्योंकि ए ने संविदा की थी बी से मकान को सेल करने की, और बी ने 4 लाख रुपए एडवांस दे दिया और 6 लाख रुपए ये अभी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन ए जो है अपना मकान सेल करने से जो है मना कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए जो है ये दोषी पक्षकार है और बी जो है ये पीड़ित है। तो बी ऐसे में क्या कर सकता है, बी कोर्ट जा सकता है, और जब कोर्ट जाएगा तो कोर्ट जाने के बाद अगर जो न्यायालय जो है न्यायालय में वाद ला सकता है, और अगर जो न्यायालय सेटिस्फाई है, न्यायालय संतुष्ट है, तो न्यायालय जो है बी को डिक्री देगा, यानी कि ए को जो है आदेश देगा कि ए जो है बी को वही मकान दे जिस मकान को सेल करने की जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि जिस मकान को विक्रय करने की संविदा हुई है। तो ए जो है क्या करे कि बी को वही मकान जो है देना पड़ेगा। कौन देगा, कि एक जो है बी को वही मकान दे। इस तरह तरह का आदेश जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष कहलाता है। अब यहां पर ही दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि जो विनिर्दिष्ट अनुतोष है यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ है, इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था, इसको बनाने का
उद्देश्य क्या था। देखो, हम देख रहे हैं कि जनरली विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है वो अनुतोष प्रदान कराता है जो संविधान में उल्लिखित है। संविधान में उल्लिखित है, तो इसी के साथ आप जब देखोगे कि 1872 में भारतीय संविदा अधिनियम बना। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बना, 1 सितंबर 1872 को वो लागू हुआ। तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखेंगे, तो जब हम धारा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73, धारा 74, धारा 75, इसकी जब हम बात करें तो इन तीनों धाराओं में क्या है, प्रतिकर की व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर जो एक व्यक्ति ने संविदा की है और वो अपनी संविदा का उल्लंघन कर रहा है, अपनी संविदा का पालन नहीं कर रहा, तो उसके लिए जो है प्रतिकर की व्यवस्था, पक्षकार को जो है प्रतिकर देना पड़ेगा। लेकिन ये प्रतिकर जो होता है, ये दंड जो होता है, ये क्या होता है, आर्थिक प्रतिकर होता है, यानी कि अर्थदंड के रूप में होता है, पैसे के रूप में जो है होता है। कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित पक्षकार को प्रतिकर के रूप में धनराशि मिलने के बाद भी उसके साथ जो है एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं हो पाता, उसके साथ जो है पूर्ण न्याय नहीं हो पाता। और जब उसके साथ एब्सोल्यूट जस्टिस नहीं हो पाता, तो इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया है। क्यों बनाया है, इसमें यह कह दिया कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जब दोषी पक्षकार जो है सिर्फ प्रतिकर देकर मुक्ति नहीं पा सकता। अगर जो किसी व्यक्ति ने एक से ने बी के साथ कोई संविदा की है और ए आज अपनी बात से अगर जो मुकर रहा है, अपनी बात से बदल रहा है, तो सिर्फ वो जो है बी को जो है प्रतिकर देकर नहीं बच सकता, बल्कि बल्कि अगर जो न्यायालय संतुष्ट है तो उसको आदेशित कर सकता है, वो आदेश दे सकता है कि आपको वही करना पड़ेगा जो संविधा में उल्लिखित है। जिस चीज के लिए संविदा हुई है आपको वही करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसको बनाने का जो कारण है, वो जो बनाया गया वो इसलिए बनाया कि पीड़ित पक्षकार को वही अनुतोष दिलाकर उसे पूर्ण न्याय दिलाया जा सके जो संविधा में उल्लिखित है। यानी कि पीड़ित पक्षकार के साथ जब ही न्याय होगा कि जो उसने संविदा की है और संविदा में जो अनुतोष है उसको वही अनुतोष दिलाया जा सके। तो ये वाली बात हमने देखी। अब हम बात करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, स्पेसिफिक रिलीफ जो लॉ है, कानून है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा बेंथम को। जैसा कि हम जानते हैं जेरेमी बेंथम साहब को, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो जेरेमी बेंथम को अच्छे से पढ़ा है। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने। बेंथम साहब ने ही बताया कि कानून का उद्देश्य ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाए और कम से कम दुख पहुंचाए। तो ये उन्होंने कानून का ऑब्जेक्ट बताया। तो जेरेमी बेंथम साहब का एक स्टेटमेंट है जिसके आधार पर जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ लॉ जो है, विनिर्दिष्ट अनुतोष कानून जो है, उसका ओरिजिन हुआ है। जेरेमी बेंथम साहब ने कहा कि विधि का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो वस्तु मेरी है, जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए और मुझे उसके बदले में उससे मिलती जुलती कोई वस्तु लेने के लिए विवश न किया जाए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर जो मेरा ये फोन है, तो मेरा फोन है ये, तो विधि का ये ऑब्जेक्ट है। और अगर जो कल को ये फोन कोई और ले लेता है और मुझे कहता है कि ये वाला फोन तो मैं वापस नहीं करूंगा, बल्कि इसके बदले आपको ये फोन लेना पड़ेगा, तो बेंथम साहब ने कहा कि विधि का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो वस्तु मेरी है वो वस्तु मुझे दी जाए, मुझे उस वस्तु के बदले में उससे मिलती जुलती वस्तु लेने के लिए विवश ना किया जाए। तो पहला आधार जो है विनिर्दिष्ट अनुतोष विधि की उत्पत्ति का पहला आधार है जेरेमी बेंथम साहब का स्टेटमेंट। वही दूसरी चीज देखें, दूसरा आधार जो है वो है साम्य, वो है इक्विटी। और इक्विटी होता क्या है, इक्विटी आया क्यों है, इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगा, प्रॉपर इसको समझाऊंगा कि इक्विटी क्या है। इसलिए आज इतना ही। आने वाले वीडियो में जो है हम जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को सेक्शन 1 से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोशिश करेंगे कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन होता क्या है। इसी के साथ इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके एमसीक्यू जो है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, डे बाय डे इनकी जो है प्रैक्टिस भी करेंगे। आप इसी तरह से वीडियोस को देखते जाइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।